नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो आज की हमारे इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उषा नमस्कार। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मैंने आपके जो पिछले कई एपिसोड हैं उसमें कई लोगों को सुना है। सबसे लेटेस्ट मुझे लगता है कुछ टाइम पहले महेश पुनेठा जी भी आए थे, तो ऐसे कई लोग, उसमें एक डॉक्टर साहब भी थे आयुर्वेद के लिए। तो अलग 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 लोगों की शख्सियत और उनके कामों को जिस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है आपका जो उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एंगेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन कार्य इसके लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। तो पहले मैं दर्शकों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। जी तो प्रदीप कुमार जी is the Associate Director of India Programs and Partnerships and plays a significant role in advancing world leaders' work in India, including expansion across the government and affordable private school sector. He has been working in the Indian development sector for over 20 years and managing education, protection, and humanitarian programs. जी प्रदीप जी, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। तो पहला प्रश्न जो मेरे मन में यही आ रहा है कि जब बच्चा कॉलेज से निकलता है उस समय बहुत सारे उसके सामने ऑप्शंस होते हैं कि मैं अब आगे क्या करूंगी, और आपने जो सेक्टर चुना वो एनजीओ सेक्टर चुना। जी आप एजुकेशन के साथ जुड़े रहे काफी, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा। तो आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ, क्या आपने क्या किया और किस तरह से आगे बढ़े इसमें? दरअसल अगर बहुत ईमानदारी से बताऊं तो जैसे आजकल के भी बहुत सारे युवा और उस समय के भी बहुत सारे युवा, जब मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन खत्म की अराउंड 99 2000, तो ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि आप किस तरफ जाएंगे। और पेरेंट्स या टीचर से कोई कई बार इस तरीके का कोई करियर गाइडेंस बहुत क्लियरली मिल नहीं पाता। जैसे आज अगर मैं एज अ पेरेंट सोचूं तो मुझे आज भी लगता है कि अपने बच्चों के लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आप बहुत सक्षम महसूस नहीं करते कि अच्छा ये आप करियर ऑप्शन चुने। तो यार दोस्त क्या कर रहे हैं, बड़ा रुझान उस तरफ भी था। तो शुरू में उसको फॉलो करते हुए मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस वो किया। और उसके बाद फिर शिक्षा की तरफ रुझान आया कि चलिए ठीक है, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए चलिए ठीक है, बीएड, एमएड और एमफिल सीआई दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया। और लक्ष्य यही था कि यूनिवर्सिटी में, खासतौर से शिक्षा कॉलेज में लेक्चरर बनना है। उसी दौरान जो एक घटना हुई, मुझे लगता है वो काफी महत्वपूर्ण है मुझे एनजीओ करियर चुनने के लिए। तो समर वेकेशन में शायद 99 2000 के बीच में जब एमएड खत्म हो चुकी थी और एमफिल शुरू थी, हम लोग एक 7 दिवसीय शिक्षा शिविर में कुचाउमन सिटी राजस्थान हम लोग गए, शायद नागौर जिले में। और वहां पर एक संस्था थी एकट बोध ग्राम। तो वहां पर एक 7 दिवसीय शिक्षा शिविर था जिसमें बहुत पूरे देश से बहुत सारे एनजीओ वहां पर आए हुए थे और दिन रात शिक्षा नीतियों पर चर्चा थी। प्रोफेसर अनित सदगोपाल, डॉक्टर जानकी राजन जो सीआईई से ही साथ में थे, और कई और साथी वहां पर थे। वो मेरा पहला एक्सपोजर था, एनजीओज वाकई हैं क्या और कैसे काम करते हैं। और ये मेरा जो किताबी जानकारी थी एनजीओज के बारे में उनसे बहुत अलग था। अब से पहले मैं भी मतलब एनजीओज के बारे में धारणा जो मेरी थी वो किताबी धारणा ज्यादा थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर शिक्षा में ही काम करना है तो ये भी एक बहुत अच्छा ऐसा एक ऐसा पूरा क्षेत्र है जहाँ पे आप शिक्षा में काम कर सकते हैं। और उन सब से जब चर्चा हुई दिन रात, और शिक्षा नीतियों को मैंने बहुत बारीकी से वहां पर समझा।
कि किस तरीके से नीतियां बनती हैं, नीतियों का विश्लेषण कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि वहां से वापस आने के बाद ये एक इच्छा मन में हो चुकी थी कि हाँ, ये भी एक क्षेत्र है जहां पर मुझे मैं एक्सप्लोर करूं। तो उसके बाद और ज्यादा जानना शुरू किया एनजीओस के बारे में, और फिर 2001-2 तक आते आते ये तय हो गया कि हाँ, मुझे इस तरफ ही आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप इस तरह से, हम सभी करते हैं मैन्यूवरिंग जिसको कहते हैं ना, कभी ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, और हम सभी करते हैं। और जी जहाँ जाना होता है, मुझे ये लगता है वो अपने आप मकसद बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही भटकते भटकते ही हम लोग कोई ना कोई राह पकड़ते हैं और वहां पर फिर मंजिल दिखाई देने लगती है। तो बिल्कुल। सही कहा आपने। तो आपने बहुत सारे एनजीओ के साथ काम किया, जो मैं आपका पढ़ रही थी डिस्क्रिप्शन। हम्म। तो हर एक में आपका रोल भी अलग रहा। तो किस तरह की चुनौतियां आपको दिखाई दी? एनजीओ सेक्टर में तो घुस गए, लेकिन एक के बाद एक मैंने देखा, तो अलग अलग तरह से आप किस तरह से देख पाए जीवन को नजदीक से, हम कह सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है मैं वहीं से ही शुरू करूंगा जहां पे पिछला सवाल खत्म हुआ था, और जहां पर मेरी जो ये पूरी तलाश थी कि हाँ, एनजीओ सेक्टर में कैसे काम किया जाए। सो जो मेरी सबसे पहली संस्था थी जिसमें मैंने काम किया, उसका नाम है सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट। सुधीर भटनागर जी उसके सीईओ हैं। तो सार्ड के साथ मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा, और वहां भी मेरे एक मित्र जो सीआई से ही मेरे मित्र थे, सुधीर जी को शायद किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरत थी, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। मैंने वहां जाकर फिर बातचीत की, लेकिन एक शर्त मैंने वहां पर रखी थी, हम्म। और वो शर्त मेरे अपने जो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल, इन सब लोगों से बात जब होती थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप कभी भी हेड ऑफिस से शुरुआत मत करना। हम्म। पहले फील्ड में जाओ, कुछ साल फील्ड में रहो, कुछ अनुभव लो वहां का, और उसके बाद फिर आप किसी बड़े शहर में किसी संस्था के साथ उसके हेड ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुधीर जी की तरफ से, साड़ की तरफ से जो ऑफर था वो था दिल्ली में, एक पोजीशन थी उसके लिए। तो उनसे मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपका जो फील्ड एरिया है पहले एक बार वहां भेजिए। तो और फील्ड एरिया उनका मेवात में था, जो मतलब अभी भी करीब 20 साल बाद भी विकास के तमाम सूचकांकों में वो बहुत नीचे है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य या कुछ और उस समय स्थिति और भी ज्यादा खराब थी, करीब 2002 के आसपास जब मैंने ज्वाइन किया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि अच्छा, पहले एक हफ्ता जाके आप रह के देखिए, क्योंकि शायद उनके मन में शंका थी कि अच्छे दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली से पढ़े लिखे, ये उतने मेवात क्षेत्र में रह पाएंगे कि नहीं। हम्म। और साथ में क्योंकि जो मेरी वाइफ थी वो भी साथ में ही थी, हम दोनों साथ में ही ज्वाइन किया था सार्ड को। तो एक हफ्ते हम लोग वहां पर रहे, और हमें लगा कि नहीं, ये एक अच्छा अवसर है और आराम से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। सो 3-4 साल हम लोगों ने मेवात में काम किया, और मुझे लगता है कि आज तक भी वो अनुभव अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है, जहाँ पे आपको बिल्कुल गाँव के स्तर पर, गाँव में शिक्षा, गाँव में स्वास्थ्य समस्याएं, वो सारी बहुत बारीकी से आपको देखने को मिली। और तो सार्ड के साथ इस तरीके का सफर रहा। उसके बाद फिर दिल्ली में भी सार्ड के साथ 1-2 साल बहुत सारे उनके राज्यों में काम करने का अवसर मिला। आगे बढ़ते हुए एक और संस्था थी एनईजी फायर। अभी भी एनईजी फायर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो एनईजी फायर से जुड़ने का मौका मिला, तो 2006 से करीब 2010 तक मैं एनईजी फायर के साथ था। और एनईजी फायर में सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो कि जो शिक्षा कार्यक्रम तय किए गए, वो अलग अलग स्थान विशेष की जरूरतों को देखकर हमने कई प्रोग्राम बनाए। जैसे हमें ये भी पता है कि जहां भी दो राज्यों के बॉर्डर या दो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका होता है और सबसे ज्यादा पिछड़ा भी होता है, क्योंकि दो राज्यों का बॉर्डर है। तो दोनों राज्य सोचते हैं कि अच्छा, दूसरा राज्य है, उसका देख रेख कर लेगा, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत दूर होते हैं। सो बॉर्डर एरिया एजुकेशन प्रोग्राम नाम से एक एजुकेशन प्रोग्राम बनाया। एक गांव के ही लोगों को ट्रेनिंग देकर बहुत जबरदस्त
इंटेंसिव ट्रेनिंग देके एजू लीडरशिप नाम का एक कोर्स हमने बनाया। तो इस तरीके के कार्यक्रम एनर्जी फायर के साथ किए, और करीब करीब उस टाइम शायद 17 राज्यों में उन सारे प्रोग्राम के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। 2010 से 14 तक मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ था, और सेव द चिल्ड्रन में भी हालांकि मेरी नियुक्ति एक शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही हुई, लेकिन दो और जो अलग क्षेत्र थे शिक्षा के साथ साथ, जिन्होंने सेव द चिल्ड्रन के दौरान मेरी बहुत ज्यादा समझ बढ़ी। एक था चाइल्ड प्रोटेक्शन, और दूसरा डिजास्टर रेस्पॉन्स, ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे पहली बार बहुत सघन तरीके से काम मैंने सेव द चिल्ड्रन में किया, और कैसे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और उसी के सेव द चिल्ड्रन के साथ ही रहते हुए मैंने 2010 में जो ले फ्लैश फ्लड था वहां पर काम किया। 2011 का महानदी फ्लड्स उड़ीसा में, वहां एज अ टीम लीडर मैं गया। और 2013-14 में करीब 1.5 साल तक जो हिमालय सुनामी आया था, केदारनाथ फ्लड्स, वहां पर फिर जो उस समय तक सेव द चिल्ड्रन का शायद सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स था, उसमें काम करने का मौका मिला। 2014 के बाद मुझे लगा कि शिक्षा, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजास्टर, ये सब की समझ बन रही है, लेकिन किसी एक पर शायद मुझे फोकस करना चाहिए। तो अर्ली ग्रेड रीडिंग, बहुत शुरुआती वर्षों में बच्चा कैसे सीखता है, उस पे अगर मैं कुछ काम करूं, तो वहां से फिर रूम टू रीड मैंने ज्वाइन किया, जो पिछले 20 सालों से पूरी दुनिया में एक्सपर्ट है लिटरेसी प्रोग्राम के तहत भी और गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत भी। सो वहां पर मुझे रूम रीड के साथ पहले 1 साल दिल्ली में और करीब 3 साल उत्तराखंड में काम करने का मौका मिला। और एक अच्छा उसमें काम ये रहा कि हमने एक पूरा जिला लिया, चंपावत जिला, पूरे 504 स्कूल, और यूएसएड के सहयोग से एक प्रोग्राम वहां पर चलाया, जिसमें पूरे 504 जिलों के सारे स्कूलों में बच्चों के लर्निंग लेवल में बहुत सघन हम लोगों ने असर दिखाया। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में वो साफ साफ नजर आया। तो एक बहुत बड़े स्तर पर काम करने का ये एक मौका रूम रीड के साथ मिला। 2018 तक आते आते मुझे लग रहा था कि टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है ऑलरेडी। तो क्यों ना कुछ ऐसा एक ऐसी संस्था के साथ काम किया जाए जो टेक्नोलॉजी, एडटेक, इनको लेकर काम कर रही है। तो वर्ल्ड लीडर के साथ संवाद शुरू हुआ, और 2019 से वर्ल्ड लीडर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। वर्ल्ड लीडर भी पिछले 11 साल से दुनिया के करीब 79 देशों में, 79 कंट्रीज में डिजिटल रीडिंग सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड लीडर के साथ ये है कि हम सब मानते हैं कि बुक्स, रीडिंग हैबिट्स, रीडिंग, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस एक बहुत बड़ा इशू है। और फिजिकल बुक्स हम सब पसंद करते हैं, प्रिंट बुक्स को, लेकिन हमें पता है कि उनके साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको खरीदने की, कॉस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की, मैनेज करने की, ठीक से रख रखाव प्रिंट बुक्स का मुश्किल है। लेकिन डिजिटल बुक्स के साथ आप इन सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। तो इसलिए पिछले 3 साल से और खासतौर से कोविड के दौरान डिजिटल जो माध्यम है उसकी ताकत सबने देखी है, और सबने माना भी है कि हाँ, ये एक अल्टरनेटिव कैपेसिटी, एक अल्टरनेटिव स्किल हम सब के पास होनी चाहिए। तो ये मेरा काम है पिछले 20 सालों का। मैंने आपको एक बहुत संक्षिप्त में समरी दे नहीं दी। नहीं, बहुत ही सुंदर, क्योंकि आप अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो आप में खुद में एक तरह अलग तरह का अनुभव आता है। समाज को आप अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं कि ये वाली समस्या है, ये समस्या है, और तरह तरह के काम करने से काफी तरह अलग तरह का अनुभव आपने लिया। तो अब बिल्कुल। वर्ल्ड लीडर पर आए आप, और वर्ल्ड लीडर ये जो काम कर रहा है, तो उसमें आपकी भूमिका बहुत जबरदस्त है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ रहा है आपके थ्रू, तो ये मैं जानना चाहूंगी। जी। सो वर्ल्ड लीडर का मानना है कि पाठक, पढ़ने वाले एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। रीडर्स मेक अ बेटर वर्ल्ड। और इस
इस विश्वास के तहत ही मेरा भी जुड़ाव वर्ल्ड लीडर के साथ हुआ, क्योंकि ये मेरा भी मानना है। और दूसरा, मैंने ये भी देखा कि वर्ल्ड लीडर सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर रहे हैं जो कि कुछ खास तरीके के डिवाइस में ही अवेलेबल होगी। टेक्नोलॉजी के साथ पूरा काम करने का ध्येय ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इक्वालिटी, समानता को बढ़ाए। अगर मेरे पास बहुत ही बेसिक डिवाइस है, उसमें भी मेरे पास किताबें अवेलेबल हो, और आपको भी पता है कि भारत में करीब 150 करोड़ लोग बहुत ही बेसिक जियो फोन का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे शिक्षा कार्यक्रम उन फोन के अनुकूल नहीं है, जियो फोन के अनुकूल। तो और ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में, इवन जो आपके जॉर्डन और ये सारे देश हैं, मिडिल ईस्ट और इस तरफ के भी, वहां पर भी इस तरीके की समस्याएं हैं। बहुत जो हम मानते हैं कि विकसित देश हैं, उसमें भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां किताबों तक बच्चों की वैसी पहुंच नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, और घर में पढ़ने का माहौल नहीं है। सो वर्ल्ड लीडर का मानना है कि एक तो डिजिटल रीडिंग सॉल्यूशंस बनाए जाएं, दूसरा उनको लो रिसोर्स हाउस होल्ड तक, ऐसे घर जिनमें बहुत सारे संसाधन नहीं है, वहां तक पहुंचाया जाए। और इनको करने का अंतिम उद्देश्य ये है कि इससे एक तो बच्चे फ्यूचर के लिए रेडी हो पाए, जिस तरीके के रोजगार आगे होंगे तो उस तरीके के रोजगार के लिए वो सक्षम हो। साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को हम लोग बढ़ा पाए। तो जिस तरीके की कहानियां वर्ल्ड लीडर अपने डिजिटल लाइब्रेरी में शामिल करते हैं, उसमें कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके का पूर्वाग्रह है उसमें शामिल ना हो। कहानियां इस तरीके की हो कि लड़के लड़कियों के साथ साथ वो एक साथ बढ़ाए। सो ये पूरा उद्देश्य है मेरी जो भूमिका है भारत में खास तौर से, एक तो वर्ल्ड लीडर का जो कार्य है उसको भारत के अलग अलग राज्यों में उसको बढ़ाना, नए नए पार्टनरशिप के जरिए ढूंढना। सो ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा में काम कर रही हैं लेकिन वो डिजिटल रीडिंग सॉल्यूशन का कोई कंपोनेंट ऐड करना चाह रहे हैं। सो वर्ल्ड लीडर के पास वो क्षमता है, वो प्लेटफॉर्म है कि जहां उनको पूरा नए सिरे से कुछ इन्वेंट नहीं करना है। हमारे पास ऑलरेडी बुक स्मार्ट नाम से एक बहुत ही आधुनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर किताबें मौजूद हैं। आप अपने हिसाब से उन किताबों को चुनकर अपने एजुकेशन प्रोग्राम में डिजिटल कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो सरकारी स्कूलों में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, सरकार के साथ, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ, जैसे दिल्ली में सार्ड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान में बेयरफुट कॉलेज के साथ हमारा कार्यक्रम है, और साथ ही साथ एक एक कंपोनेंट है जो बजट प्राइवेट स्कूल जिन्हें बोलते हैं, अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स, जहां पर भी ऐसे घरों के बच्चे जाते हैं जो बहुत बड़ी फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन बजट प्राइवेट स्कूल उस कम फीस में भी इन सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो उनके साथ भी हमारा कार्यक्रम है, और जो उनकी एक नेशनल सेक्रेटेरिएट है, नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, उनके साथ भी हमारी भागीदारी है, ताकि हम बजट प्राइवेट स्कूल्स को भी डिजिटल रीडिंग प्रोग्राम उपलब्ध करवा पाए। तो ये मेरा सारा कार्यक्रम है कि ये सारी जानकारी नए नए पार्टनर्स को दी जाए, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को नए क्षेत्रों तक, नए राज्यों तक, नई ज्योग्राफीज तक बढ़ाने के लिए कुछ स्थानीय स्तर पर संसाधन भी जुटाए जाएं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया जाए, सीएसआर ग्रुप्स के साथ बातचीत की जाए कि एक अच्छा प्रोग्राम है और इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। जी। बहुत बड़े स्तर पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को जब ये मिल जाते हैं आपके जो भी डिवाइसेस हैं, और उसमें किताबें अपलोडेड है, 400 के करीब किताबें हैं उसमें, तो बच्चे जब उसको स्क्रॉल करते हैं, पढ़ते हैं, एक नई दुनिया से उनका वाकिफ होते हैं उसमें। तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये, एक बच्चे के हाथ इतनी सारी किताबें जो उनको मिल जाती है, तो एक अलग ही उसका एक आनंद है, और फिर वो दुनिया में प्रवेश करता है, अलग ही तरह की दुनिया उसको फिर दिखती है, अदरवाइज वो पेरेंट्स उतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल, और हमारा भी क्योंकि यही मानना है कि हम मानते हैं कि जैसे किसी ने कहा भी है कि किताबें जो हैं वो एक तरह की खिड़कियां हैं खिड़कियां जो हैं। आपको एक नए दुनिया से परिचित करवाती हैं। तो आप एक जगह बैठकर ही पूरी दुनिया, और किताबें एक तरीके से आईना भी हैं। सो क्योंकि बच्चे को उसमें कुछ किताबों से दुनिया नजर आए,
और कुछ किताबों से बच्चों को अपना ही समाज एक थोड़े बेहतर रूप में नजर आए। क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ वो किताबें होंगी जो मेरी दुनिया से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, वो मुझे आकर्षित करेंगी, लेकिन कई बार मुझे ऐसी किताबें भी चाहिए जो मेरे आसपास से हो। तो हमारी कोशिश है कि जब हम किताबों का सिलेक्शन करते हैं, और आज के टाइम में तो किताबें 700 हो चुकी हैं, जैसा कि अच्छा, मैंने बताया कि यही एक खूबी है कि आप एक जगह हाँ, बैठकर एक क्लिक से जितनी डिवाइसेस हैं उन सब में वो किताबें अपलोड कर सकते हैं, और सारी नई हम्म, किताबें आपके पास उपलब्ध हो वाह, जाएंगी। बहुत अच्छा। तो आपके पास है वो अभी बुक स्मार्ट का वो ऐप ऐप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि जी जी, उनको भी बिलीव नहीं होगा शायद कि ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चों को इतने लेवल पे किताबें और सब मुफ्त मिल रही हैं उनको उस डिवाइस के अंतर्गत। बिल्कुल। तो ये जी, स्क्रीन है, और मोबाइल फोन में ये बुक स्मार्ट ऐप को मैंने ओपन किया है इसमें। तो बुक स्मार्ट ऐप जब ओपन करेंगे तो आपको बहुत तरीके की किताबें इसमें नजर आएंगी। जी, अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर भाषाओं का भी है, अंग्रेजी और हिंदी हम्म, में आप भाषाएं चुन सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें अंग्रेजी और हिंदी में ही किताबें उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप आयु समूह चुन सकते हैं, एज ग्रुप हम्म, जो है 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12। तो आपको खास अपनी कक्षा के हिसाब से कौन कौन सी किताबें चुननी है वो आप इसमें चुन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने अलग अलग थीम्स बनाए हुए हैं, तो ये जिनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी, हाँ, नेचर एंड साइंस, वैल्यूज एंड फोकलोर्स, फन लर्निंग, ये अलग अलग थीम्स हैं। जब आप इनको चुनेंगे तो इनसे जो टैग्ड हैं किताबें सिर्फ वही इसमें आएंगी, बाकी किताबें थोड़ा पीछे चली जी, जाएंगी। अब इसमें फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप किताब ओपन करेंगे तो किताब ओपन करते ही उस किताब के बारे में हल्का सा, उसका किसने लिखा है, पब्लिश किसने किया है, और बहुत हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन उसमें आ जाएगा। किताब के साथ साथ ये मैं एक फीचर है जो आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं किताब जी, को, जो भी स्पेस आपके फोन में अवेलेबल है, ताकि ये किताब ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपके पास अवेलेबल रहे। हम्म, हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे एक ही किताब को बार बार पढ़ने की कई बार सही बात। इच्छा रखते हैं, तो आपको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐप हमने डिजाइन भी इस तरीके से किया है कि ये बहुत भारी ना हो और बहुत ही हल्की ऐप रहे, और जब किताबें भी आप इसमें पढ़ते हैं तो पूरी किताब डाउनलोड नहीं होती एक ही बार में। जो पन्ना आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वो उसका डेटा होगा, बाकी पन्ने जब सामने आएंगे तब उनका डेटा उसमें होगा। अब आप देखेंगे कि वो डाउनलोड की जगह रिमूव आ गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउनलोडेड में मेरे फोन में आ गया है। ठीक, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का बटन यहाँ पर है। हाँ, ऊपर, हाँ जी, तो वो ऑटोमेटिकली एक डीप लिंक क्रिएट करता है। अब ये जब किताब पढ़ना शुरू करते हैं हम, तो आप देखते हैं कि पूरा फोन जो है, पूरी स्क्रीन वो एक पन्ने में कन्वर्ट हो गई है। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, एडवर्टाइजमेंट उसमें नहीं है, क्योंकि पढ़ते हुए हमें किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हम्म, नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे तो ये आपको बस स्वाइप करना है, जैसे आप पन्ना पलटते हैं। बहुत और सुंदर। जी, इतने खूबसूरत चित्र और साथ में लिखावट, सब बहुत अच्छे, फॉन्ट भी बहुत अच्छा है, इजीली रीड कर सकते हैं बच्चे इसको। हाँ जी, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा जो श्रेय है वो बहुत उन कम्युनिटीज को है, उन परिवारों को है जिनके साथ हमने एक साल कम्युनिटी लेवल पे काम किया 2016-17 के बीच में। अच्छा, उन्होंने बहुत इस तरीके के सुझाव दिए कि हमें ये बटन नहीं चाहिए, इस तरीके का फॉन्ट चाहिए, ये तो कहीं पे वो कुछ कंफ्यूजिंग है। सो कैसे इसको इजी, दिखाई दे। इजी भी लगे उनको, भारी चीज ना लगे, समझने हाँ में जी, आसान हो, आराम से यूज कर सकें। बिल्कुल। अब आप बस, देखेंगे तो इसमें जो फीचर्स हैं, तो आप फ़ॉन्ट का साइज कम या बड़ा कर सकते हैं, अलग अच्छा, अलग तरीके के फ़ॉन्ट चुन सकते हैं इसमें। ओ, तो ये 2-3 फ़ॉन्ट हैं। साथ ही इसमें आप नाइट जो मोड अच्छा, है उसको एनेबल कर सकते हैं, तो ये इसमें एनेबल होगा। हाँ, सो इस तरीके के अलग अलग ब्राइटनेस लेवल को आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं पढ़ने के हिसाब से। हम्म, एक और फीचर जो हमने इसमें किया है कि जैसे पढ़ते हुए बच्चा या कोई फैमिली या पेरेंट्स, उनको लगता है कि मुश्किल शब्द आया है और उनका अर्थ उनको नहीं पता, हम्म, जैसे ड्रिप का मतलब क्या है, ठीक है, तो आप सिर्फ उस पे उंगली रखिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके हाँ, ऊपर एक डेफिनेशन नाम से
वहां पर उसकी एक बहुत ही प्यारी वाओ, डेफिनेशन ये तो उसमें आ बहुत ही जाएगी। बढ़िया है। जी। सो अच्छा। ये हमने जो चिल्ड्रन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसको इसमें एनेबल किया हुआ है, तो करीब ओह। 40,000 शब्द का अर्थ इसमें आराम से आ सकता है। हम्म। तो बच्चे इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे ये बाइलिंगुअल किताब है, तो इस तरीके की काफी बाइलिंगुअल बुक्स भी इसमें संकलन में है, कुछ हिंदी की हैं, कुछ अंग्रेजी की हैं। और बाइलिंगुअल बुक्स आमतौर पे पेरेंट्स पसंद करते हैं। हाँ, सो समझना भी आसान हो जाता है ना बच्चों को जिनको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। और चूंकि मेरे पास भी ये ऐप है, मैं जानती हूँ इतनी किताबें अपलोडेड हैं, जब चाहो तब खोल के किताब निकाल के पढ़ लो, इतने सारे। अब तो आप कह रहे 700, 700 बहुत होती हैं। इसमें काफी अच्छा है। आइडिया यही था कि हम मतलब बच्चों को और परिवारों को जो भी उनके घर में डिवाइस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे उन तक ये सारी किताबें पहुंचे। एक और फीचर जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन जी। करना चाह रहा हूँ कि हमने इसमें हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सारी एक्टिविटीज, होम एक्टिविटीज इसमें एनेबल की हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर जैसे आपने कहानी पढ़ी, तो कहानी पढ़ने के बाद आप बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज इसमें कर सकते हैं। जैसे ये अच्छा एक है, जैसे रंग बिरंग नाम की एक किताब है। अच्छा। अब इसमें आप देखेंगे जब किताब ओपन होगी तो उसके बाद फिर वहां पर ये जैसे जहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटीज, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रीडिंग, सबसे पहले सबसे ज्यादा। वाह। तो ये एक भाषा को बढ़ाने के लिए एक गतिविधि दी गई है। फिर हमारा तिरंगा नाम से एक दूसरी गतिविधि है। अच्छा। और नए रंग, तो ये 3 गतिविधि भी इसमें दी गई है जो बच्चे और पेरेंट्स मिलकर घर पर कर सकते हैं। उनको कोई महंगा सामान बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। आइडिया ये है कि कहानी आपने सुनाई 5-10 मिनट फोन के साथ, या फोन से पहले पेरेंट्स ने पढ़ ली और उसके बाद सुनाई, और फिर ये कुछ एक्टिविटीज बच्चों ने मिलकर की जो कहानी के इर्द गिर्द ही हैं, ताकि हम्म उससे पक्की समझ बच्चों की बन पाए। हम्म तो इस तरीके से ये हिंदी में भी उपलब्ध हैं। ये जो पूरी कहानियां हैं ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। और अंग्रेजी में भी कुछ कुछ गतिविधियां उनको दी गई हैं हर एक किताब के साथ। हम्म तो जैसे मैं किसी एक अंग्रेजी की किताब को भी मैं देखूं, तो ये है एक वेजिंग द टेल्स, हम्म। 14 फेरी टेल्स। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली गतिविधि है एडजेक्टिव हंट। हाँ, तो कहानी पढ़ो और उसमें से एडजेक्टिव को चुनो। सही है। बहुत अच्छे। दूसरा है ये पॉजिटिव इमोशंस के लिए, ठीक है। कि सेम और डिफरेंट क्या है, इस तरह की कोई गतिविधि आप बताइए। और तीसरा है प्ले बेस्ड एक्टिविटी, कि अच्छा। एक तरीके का पपेट शो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करें। ओल्ड सॉक्स और जो मटेरियल, जो खराब चीजें हैं, उनके जरिए आप कैसे वो गतिविधि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी ऐप डिजाइन की गई है। जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छी चीज है जो बच्चों के हाथ जब लगती है तो डेफिनेटली बहुत कुछ खुलता है उनके सामने। अनइमेजिनेबल कह सकते हैं इसको, इतना ज्यादा है जी। इसमें ना, बहुत ही शानदार। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने इतना काम किया और वर्ल्ड रीडर के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छे लेवल पर काफी ज्यादा बच्चों तक इसका इम्पैक्ट पहुंचा पा रहे हैं। और इतनी ज्यादा जरूरत है इस समय अर्ली लिटरेसी के लिए इन सब चीजों की। और आपका ये जो प्रयास है वाकई इम्पैक्टफुल है, मतलब बियॉन्ड नंबर्स आई कैन से, इतना ज्यादा है क्योंकि पीढ़ियां सुंदर बने हमारी इन किताबों से। हाँ, और आज के टाइम में उषा जी ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी नई शिक्षा नीति अभी हम्म, आई है 2020 में। और दो उसमें जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है फाउंडेशनल फेज पर। और नई शिक्षा नीति में आपको भी पता है कि जो पहले 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर था उसको चेंज करके अभी जो 5+3+3+4 इस तरीके से एक नया स्ट्रक्चर बनाया है। और जो पहले 5 साल हैं फाउंडेशन फेज के तहत, नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और साफ साफ पॉलिसी कहती है कि अगर ये इस फेज को हम लोग सफल रूप से कर पाए, हम्म, तभी बाकी सारी पॉलिसी का, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की पॉलिसी का कोई उद्देश्य है, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। तो वहां पर भी कहानियां,
कहानी सुनाने का कौशल, कहानियों का महत्व, अर्ली ईयर्स में ब्रेन डेवलपमेंट में क्या रोल है कहानी सुनाने का, हम्म, उस सब पर बहुत विस्तार से बात की गई है। और जो हमारी ये जो पूरा काम है वर्ल्ड लीडर का भारत में बुक स्मार्ट ऐप के जरिए, वो फाउंडेशन फेज से पूरी तरीके से अलाइन है। हम भी नर्सरी से शुरू करते हैं, इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी हमारा काम है, हम्म, और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, और जो नर्सरी टीचर है या प्राइमरी ग्रेड के टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। आपने तो हमारा सहयोग किया है ऐसे बहुत सारी वर्कशॉप्स में, जी, जिनके जरिए हमने उनको ये कौशल दिया है कि कैसे कहानी सुनाई नहीं जाए। थे। सो तो ये पूरी तरीके से अलाइंड है फाउंडेशन फेज पे। और फिर हमने कुछ कहानियां ऐड की है कक्षा 3, 4, 5 के लिए भी, कि जब पढ़ना आ जाए उसके बाद पढ़ने की आदत बनी रहे। सो वहां पर भी बच्चों को ये ना लगे कि अच्छा कक्षा 2 के बाद अब मैं क्या पढूं। तो हमारी कोशिश है कि नई नई किताबें हम इस ऐप में बच्चों के लिए लाते रहें। तो हर साल 50, 100, 200 नई किताबें हम इसमें ऐड करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपका काम इतना सराहनीय, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे खुद किताबें बहुत पसंद है। और जब आपने बताया कि बुक स्मार्ट है, और मैंने तो पहले ही डाउनलोड किया, इतनी किताबें पढ़ डाली मुफ्त में। और बच्चों की किताबों में ना एक अलग ही सुंदरता है, क्योंकि खूब पिक्चर्स हैं उसमें, और देखने में वो बच्चों की लगती हैं, लेकिन जी। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो हम बड़े भी उतना ही उसको लेते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं उसको, और हमारे अंदर भी वो वही भाव पैदा करती है। जरूरी नहीं कि वो बच्चे के लिए बनी है पिक्चर बुक्स। और वो हमारा जो प्रयास होता है, और जो आप भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जो मैसेज पेरेंट्स को टीचर्स को देते हैं कि हाँ, अगर हम बच्चों को पढ़ते हुए नजर आएंगे हाँ, तो तभी बच्चे भी उस तरफ आकर्षित होंगे। और जो रीडिंग हैबिट का पहला स्टेज है वो यही है कि घर में एक या स्कूल में इंस्टीट्यूशन में इस तरीके का माहौल हो, टीचर्स पढ़ते हुए नजर आए, टीचर्स में खुद रीडिंग हैबिट हो, पेरेंट्स में हो, तब फिर बड़ा आसान हो जाता है बच्चों में ये रीडिंग हैबिट डेवलप करना। तो किताबें आपके चारों तरफ हों, प्रिंट बुक्स हों या डिजिटल बुक्स हों, पर आप किताबों के आसपास हों और उस तरीके का माहौल हो। और पिछले 2 सालों में करीब 20-22 महीनों में तो आपको भी पता है कि किस तरीके से बच्चे और पेरेंट्स जूझ रहे हैं कि लर्निंग किसी तरीके से आगे बढ़े, और जो इतना ज्यादा लर्निंग लॉस हो रहा है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। तो वहां पर भी कहानी सुनाना एक ऐसा है जो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, और उनके जरिए वो अपनी शिक्षा, बच्चों की लर्निंग जारी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, कुछ कुछ तो मेरा, ऐसा? बिल्कुल मेरा मैसेज यही है कि जी। ये एक बहुत ही मुश्किल समय है, हम्म, और अभी भी हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो समय है ये कब एक नॉर्मल समय में परिवर्तित होगा। स्कूल पूरी तरीके से खुलेंगे, बच्चे बेधड़क होकर स्कूल जाएंगे, कब वो समय आएगा, कब कोरोना से जुड़े हुए काल से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में स्कूल या आंगनवाड़ी सेंटर, इंस्टीट्यूशन या फिर घर, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हम्म, और बजाय अब इंतजार करने के कि अच्छा एक एक कोई नॉर्मल इस तरीके का होगा, ये जो न्यू नॉर्मल नाम की टर्मिनोलॉजी आ गई है, जिससे हम ये समझते हैं कि भाई ठीक है, अब इसी दौर से हमें अपने आप को अनुकूलित करके आगे बढ़ना है। हमें समझ लेना है कि अब ठीक है, हो सकता है इस तरीके का माहौल कुछ दिन और चले, कुछ महीने और चले। ऐसे में कैसे हम बच्चों को सपोर्ट लगातार करते रहें। और यहाँ पर जो पेरेंट्स को सपोर्ट करने की बात है, तो मेरा निवेदन सभी से यही है, जो शिक्षा में हम सब लोग काम कर रहे हैं, आपके जरिए भी जो क्रिएटिव उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट है, कैसे ये क्रिएटिव एंगेजमेंट हम लोग इंश्योर करें। आंगनवाड़ी वर्कर हों या टीचर्स हों, वो कैसे परिवारों को एंगेज करें, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो उसके लिए हम कहानियों का इस्तेमाल करें, अपने अलग अलग माध्यमों से पेरेंट्स को ये कहानियों को पहुंचाने की कोशिश करें। व्हाट्सएप के जरिए, जैसे हम पिछले करीब 2 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे घरों में व्हाट्सएप के जरिए हम लोग हम्म, वीकली और डेली स्टोरीज पहुंचाते हैं। तो पेरेंट्स को हमारी बहुत जरूरत है आज के टाइम पे,
पेरेंट्स शिक्षक नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्रिएटिव एंगेजमेंट से, क्रिएटिव सपोर्ट से वो अपने बच्चों की लर्निंग जारी रख सकते हैं। और अभी घर और पेरेंट्स की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो आपका इंस्टीट्यूट है, खासतौर से व्यक्तिगत रूप से जो आपकी भूमिका है, वो भी बहुत सक्रिय हो जाती है और सघन हो जाती है वर्ल्ड लीडर, सार्ड और ऐसी तमाम संस्थाओं को सपोर्ट करने के लिए भी। तो मेरा मैसेज यही है कि हम जिस भी रोल में हैं, उस रोल में इंश्योर करें कि बच्चों की लर्निंग जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपने खूब डिटेल में बात की एनजीओ सेक्टर के बारे में, अपनी भूमिका, वर्ल्ड रीडर की भूमिका। और हम आशा करते हैं कि जिन भी दर्शकों, जिन्होंने भी हमारा इस प्रोग्राम को देखा, जरूर वे लाभान्वित होंगे और किताबों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि अपना बुक स्मार्ट ऐप तो डाउनलोड कर लो। बिल्कुल घर बिल्कुल। बैठे इतनी कहानियां, इतनी किताबें हम आराम से जब दे पाते हैं कि उस तो फिर उससे संकोच ना करें, जल्दी से बुक स्मार्ट ऐप डाउनलोड करें, वर्ल्ड रीडर से जुड़ें। और वर्ल्ड रीडर के तो जो मैंने देखा है बाहर भी, अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी बहुत आपके मेल्स आते रहते हैं और कई किताबें हम पढ़ सकते हैं, उसमें वीकली भी आते रहते हैं और वो जी, पढ़ सकते हैं हम। तो यहाँ वर्ल्ड रीडर का जो ऐप है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं जी, और मेल्स पर भी हम उनके साथ कांटेक्ट। तो बहुत ही अच्छा डेफिनेटली। लगा प्रदीप जी, बहुत ही शुक्रिया कि या आप यहाँ आए और इतना सब हमें बताया आपने। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो ऑलवेज अ मच। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक